जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज से आप लोग का जो शुरुआत होने जा रहा है ये इंडियन एयरफोर्स नेवी और एनडीए के लिए जो आप लोगों ने क्लास के बारे में कहा था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ देखिए 10 से आपका लिखा हुआ है सिलेबस। इससे पहले का 9 एक्सरसाइज जो है आपको एक पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा कि इसका 9 एक्सरसाइज और क्या है। देखिए आपका जो 10वां एक्सरसाइज है यहां पर आपको दिख रहा होगा, बारी बारी से आप देख सकते हैं सबका। ये रेक्टेंगुलर और कोऑर्डिनेट का है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन। इसके बाद आपका जो है सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल। इसके बाद आपका है कोनिक सेक्शन, यह आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसके बाद मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके बाद ये आपका है इनडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली चीज तो आपको जानना है कि आपने क्लास 12th में क्या क्या पढ़ लिया है। तो उन सारे पॉइंट को आप एक बार से रिकैप कर लेंगे। कहां से रिकैप करेंगे? तो टोटल वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। आप जाकर जिन पर यहां टिक मार देते हैं उन सारी वीडियो को आप एक बार खोज कर देख लीजिएगा। जैसे सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी को आप देख लीजिएगा आसानी से, वेक्टर को देख लीजिएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग जो आप लोग को ग्राफ बताए हैं यहां से देख लीजिएगा इसको। इसके बाद आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको देख लीजिएगा। टोटल सवाल आपका ऑब्जेक्टिव ही होता है इसलिए ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इसको एक बार और पढ़ा देंगे आप लोग को। डेफिनिट इंटीग्रल ये देख लीजिएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल को देख लीजिएगा। टोटल पॉइंट जिस पर टिक मार रहे हैं इसको आप एक बार रिकैप कर लीजिएगा जरूर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इसको एक बार और पढ़ा देंगे। डिफरेंशिएशन तो आप देख लीजिएगा, लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ा देंगे आपको। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ये आपको देख लेना है, 3 डायमेंशनल देख लेना है। इसके बाद जो शेष आपका बच गया इन सारे पॉइंट पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपका अब बच गया, क्या बच गया इधर देखिएगा, ये आपका है कार्टेशियन ऑफ सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। और इसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है इस पर हम लोग बात करेंगे। सर्किल एंड फैमिली ऑफ सर्किल इस पर बात करेंगे। कोनिक सेक्शन पर बात करेंगे। लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर बात करेंगे। और इधर जो आपका है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल इस पर बात कर लेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये सब जो है एक बार हम लोग और देख लेंगे, ठीक ना। तो जितने भी टॉपिक आप लोग को पहले बता दिया गया है 12th में उन सारे टॉपिक को एक बार आप लोग कवर कर लीजिएगा, यानी रिकैप कर लीजिएगा, ठीक है। और रिकैप करने के बाद जो जो टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उन सारे टॉपिक को अब हम आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। जैसे ये सब जो एक्स्ट्रा दिख रहा है और 9 जो शुरू में आपको दिखाए हैं, ठीक ना, पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से। देखिएगा आपको जो पीडीएफ वाला मिला उसमें आप लोग को मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आपको जो है सम्मिश्र संख्या, जिससे सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एग्जाम एनडीए का हो या फिर एग्जाम एयरफोर्स का हो या फिर नेवी का हो, उससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा सवाल त्रिकोणमिति से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं ये जो आपका है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो आइए शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सम्मिश्र संख्या है क्या। एक समीकरण यहां लिख रहे हैं, x² + 1 = 0, ठीक है। x² + 1 = 0। हम कहते हैं कि इस समीकरण का शून्यक क्या होगा, इसका मान कितना होगा, x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि इसका मान 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो बड़ा आसान चीज है। आप कहिएगा कि हाँ ठीक है बात है, x², ये प्लस में उधर माइनस में गया, स्क्वायर हट गया, रूट चला गया उधर, रूट के अंदर में आ गया माइनस वाली संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या। नहीं बोलते हैं, इसी को ना काल्पनिक संख्या बोलते हैं, यानी इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या।
और जब हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि यदि ऐसा कोई शून्यक आ जाए तो कहे थे कि x का मान निकालना संभव नहीं है, और जिसका मान निकालना संभव नहीं था क्लास 10 में, आज उसी का मान निकालना संभव करना है। ठीक है, ये जो x का मान आया -√1, सीधे सीधे देख के कहेंगे कि इसका मान निकालना संभव नहीं है। और इससे पहले यहां आइए, x² बराबर -1, ये चीजें जो लिखा हुआ है इसको समझिए। आप कोई ऐसा संख्या बताइए जिसका यदि वर्ग कर दिया जाए तो -1 के बराबर हो जाए। कोई ऐसा संख्या बताइए जिसका यदि वर्ग किया जाए तो वर्ग करने पर उसका मान जो है -1 के बराबर हो जाए। तो कहिएगा ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका वर्ग करेंगे तो -1 के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए, वाकई में वो संख्या है ये नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है काल्पनिक संख्या, जिसकी सिर्फ कल्पना की जाए। काल्पनिक संख्या, वाकई में ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। चलिए, तो अब इसका शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, तब वहां पर जो है जब ऐसे आ गया कि आपका x बराबर √1, तो यहां जो है एक संख्या का इमेजिन किया गया, यानी कल्पना किया गया कि यहां पर जब हम √1 लिखे ना, तो इसको जो है i के बराबर मान लिया गया। कितना के बराबर मान लिया गया? i के बराबर। कितना के बराबर? i के बराबर इसको मान लिया गया, और तब जाकर जो है -1 का मान जो है i² के बराबर। नहीं, इधर से आपका ये रूट हटेगा तो उधर चला जाएगा और स्क्वायर, तो i² का मान कितना के बराबर हुआ? -1 के बराबर। ठीक है, अब इसका मान निकालना संभव हो गया कि जहां पर भी √1 रहेगा आप उसके जगह पर सीधा क्या लिख सकते हैं? i। क्या लिख सकते हैं? i, क्योंकि i जो है √1 का माना हुआ मान है। i का विशेष मतलब कुछ नहीं होता है। i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर है, इसको इमेजिन किया गया, कल्पना किया गया कि यहां पर कोई ऐसा संख्या नहीं मिल रहा था जिसका वर्ग करने पर जो है -1 के बराबर आ जाए, तो वहां पर मान लिया गया कि i एक ऐसा संख्या है जिसको वर्ग किया जाएगा तो -1 के बराबर आ जाएगा, ऐसा कल्पना किया गया। इसलिए जो है जहां पर भी √1 दिखे वहां पर आपको क्या लिखना है? i, और या तो i² रहेगा तो i² की जगह पर आपको क्या लिखना है? -1 लिखना है। क्लियर है? तो ये जो होगा आपका, अब जैसे मान लीजिए संख्या लिखा हुआ है यहां पर 2 + √3, समझिएगा पहले ठीक से, 2 + √3। तो यदि आप इसको सम्मिश्र संख्या के रूप में बदलना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे मालूम है? 2 + √3 तो ठीक है, √3 यहां पर 3 ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √1 लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, गुना करेंगे जैसे कि तैसे हो जाएगा फिर। ठीक है, लेकिन इसके जगह पर अब क्या लिख सकते हैं आप? तो i। ठीक है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? i, जिसमें यह जो होता है आपका ये वास्तविक पार्ट है, ये रियल है, ये रियल है, और ये जो है आपका क्या है? इमेजिनरी है। ठीक है, ये वास्तविक पार्ट है और इसको बोलते हैं काल्पनिक पार्ट, यानी ये आपका इमेजिंग किया गया है। ठीक ना, क्योंकि इसके साथ i लगा हुआ है। तो आपको अब याद ही रख लेना है कि जिसके साथ i लगल रहेगा वो इमेजिनरी होगा, और जिसके साथ i नहीं लगल रहेगा वह वास्तविक होगा। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे रियल और इसको बोलेंगे इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। यह है वास्तविक और यह है क्या? काल्पनिक। तो एक संख्या बन गया आपका, इसका फंडामेंटल फॉर्म z बराबर a + i b या bi, जहां देखिएगा z जो है सम्मिश्र संख्या है, a जो है इसका वास्तविक पार्ट है। ठीक ना, वास्तविक है, ये वास्तविक पार्ट है इसका। ठीक ना, इसको वास्तविक बोलेंगे यानी रियल, और यहां पर इसके साथ i लगा हुआ है तो ये इसका क्या होगा? ये काल्पनिक भाग होगा। इसको क्या बोलेंगे? ये काल्पनिक भाग है, यानी इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट है इसका। किसी को दिक्कत नहीं ना?
जब आप कोई संख्या की कल्पना करेंगे, किसी भी सम्मिश्र संख्या की कल्पना करेंगे, तो उसमें जो आपको पार्ट दिखेगा, एक में आई लगल रहेगा और दूसरा में आई नहीं लगल रहेगा, ठीक ना। बीच में यहां प्लस माइनस कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जो पहला वाला पार्ट होगा वो वास्तविक होगा, और जिसमें आई लगल रहेगा वो आपका क्या होगा, काल्पनिक होगा। इंग्लिश में कहिएगा तो इसको रियल कहिए और उसको क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं जहां से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं, सीधे पॉइंट पर बात करते हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं। सबसे पहले तो देखिए, अभी आप देखिए कि अभी आई का जो मान है, सॉरी आई स्क्वायर का जो मान है कितना के बराबर था, -1 के बराबर। आई स्क्वायर का मान -1 के बराबर, और यहां जो आई है वो √(-1) के बराबर। अब कुछ सवाल हम आपसे करेंगे। यहां आपको ये चीजें मालूम हो गया आसानी से कि आई स्क्वायर का मान -1 के बराबर होगा और आई का मान जो होगा √(-1) के बराबर होगा। तो एक सवाल है कि आई क्यू का मान कितना के बराबर होगा। एक सवाल आपसे है कि आई क्यू का मान कितना के बराबर होगा। आई के पावर 4 होगा तो मान कितना के बराबर होगा, यदि आई के पावर 5 होगा तो मान कितना के बराबर होगा। जल्दी से जल्दी सभी लोग बनाइए और बनाकर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सभी लोग, ठीक है। जल्दी से जल्दी बनाइए इसको। चलिए, तो IQ का मान जो आप निकाले होंगे, तनी सनी इसको ऐसे बनाइएगा, एकदम ध्यान दीजिए ना, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। I को क्या लिखेंगे, तो I² × I, एकदम राइट, पावर में 3 है तो I² × I के रूप में लिख देते हैं। I² का मान आपको मालूम है कि -1 होगा, तो जैसे ही यहां -1 रखेंगे तो कितना होगा, -1 × I बराबर हो जाएगा -I। सॉरी, कैप नहीं लगाना है, ये अभी वेक्टर नहीं चल रहा है, I, ठीक है। अब चलिए I के पावर 4 की बात कर लेते हैं कि I के पावर 4 में क्या होगा। तो इसको आप ये लिख सकते हैं I के पावर 3 या फिर I² और इसका होल स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए I² का मान जो है -1 के बराबर है, तो यहां रखेंगे -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 के बराबर। फिर आ जाते हैं I के पावर 5 में, तो जब I के पावर 5 में आएंगे तो यहां भी वही लिखेंगे I² × I, ठीक है। तो I² का मान कितना होगा, -1, देख लीजिएगा यहां -1 × फिर I² का मान होगा -1 × I का मान होगा आपका कितना, सॉरी यहां पर I को I ही रहने दीजिए, यहां -1 और -1 को गुना करेंगे तो +1 और +1 को I से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, I के बराबर, ठीक है। यदि आवश्यकता पड़े तो I का मान यहां पर आप लिख भी सकते हैं √(-1) के बराबर, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, यदि आपसे बन गया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इस पर और कुछ बात करेंगे अभी, लेकिन आपको अब बताते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि कोई सम्मिश्र संख्या आपको ऐसे दे दिया जाए 3 + 2i, अब कहे कि इसका मापांक निकालना है, आपको सवाल पूछा जाता है, इसलिए एकदम टॉपिक पर ध्यान देते हुए चलेंगे। यदि आपको कहे कि इसका मापांक निकालना है तो मापांक निकालने के लिए क्या करना है, देखिएगा, बड़ी आसान काम करना है। √अंडर दोनों का वर्गों के योगफल, दोनों के वर्गों का योगफल, ठीक है। √अंडर दोनों के वर्गों का योगफल, यानी जो वास्तविक पार्ट है उसका वर्ग और जो काल्पनिक पार्ट है उसका वर्ग, दोनों के वर्ग को जोड़कर, सॉरी दोनों का वर्ग कर दीजिएगा और जोड़ने के बाद यदि वर्गमूल निकल रहा है तो निकाल दीजिए और नहीं निकल रहा है तो रूटे में छोड़ दीजिए, ठीक है, वो उसका मापांक निकल जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 2 के स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, यानी √13। ध्यान रहे मापांक निकाल रहे हैं तो सिर्फ प्लस वाला मान इसमें रखना है, प्लस माइनस दोनों नहीं आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपको प्लस वाला मान इसमें रखना है। तो इसका मापांक हो गया आपका √13 के बराबर।
अब दो सवाल आप लोगों के लिए है। जैसे मान लीजिए कि z बराबर यहां दे दे 3 + 4i और दूसरा सवाल z बराबर 8 + 6i और कहे कि दोनों का मापांक आपको निकालना है। जल्दी से बनाइए सभी लोग। देखिए, तो जब इसका मापांक कह रहा है निकालने के लिए तो आपको क्या करना है, √3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5 के बराबर। फिर आ जाइए, अब इसका निकाल देते हैं मान, तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 के बराबर होगा और यदि 100 का वर्गमूल देखा जाए तो 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मापांक आप आसानी से निकाल सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। यदि आप लोगों ने मापांक निकालना सीख लिया है तो दो सवाल आप लोग के लिए और है। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, सवाल आपका है √2 + √5i और यहां दूसरा सवाल आपका है z बराबर -6 + -8i। अब इसका आपको निकाल देना है मापांक और मापांक निकालकर इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सिखाते हैं आपको सम्मिश्र संख्या के बारे में। चलिए, अब हम लोग देखेंगे दो सम्मिश्र संख्या का योगफल। ठीक है, कैसे निकालेंगे दो सम्मिश्र संख्या का योगफल। दो सम्मिश्र संख्या का योगफल। जैसे मान लीजिए कि z1 बराबर आपको दे दिया गया 3 + 4i और z2 बराबर आपको दिया गया है 4 + 5i और आपसे यह सवाल कर रहा है कि z1 + z2 का मान क्या होगा। बड़ी सिंपल काम करना है, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। जोड़ने का जो कंडीशन होगा, वास्तविक वाला को वास्तविक वाला में जोड़ेंगे और काल्पनिक वाला को काल्पनिक वाला में जोड़ेंगे। काल्पनिक पार्ट में i जरूर लगाएंगे। एक बार और ठीक से सुन लीजिए, वास्तविक वाला को वास्तविक वाला में जोड़ेंगे, काल्पनिक वाला को काल्पनिक वाला में जोड़ेंगे, i जरूर लगाएंगे। यदि i नहीं लगाएंगे तो ये आपका सम्मिश्र संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं इसको। 4 और 3 7 + 5 4 9i, ये हो गया आपका z1 + z2 का मान। ठीक है, ये निकल गया z1 + z2 का मान। यदि आप इसे आसानी से सीख गए होंगे, चूंकि बहुत ही आसान चीज है, तो एक सवाल आपके लिए है। z1 बराबर 9 + 8i और z2 बराबर 7 + 2i। आपको मान निकालना है z1 + z2 का। ठीक है, z1 + z2 का मान निकालना है। देखिए, तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बोले, ये वास्तविक वाला को वास्तविक वाला में, काल्पनिक वाला को काल्पनिक वाला में जोड़िए। i लिखना नहीं भूलिएगा क्योंकि सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, तो 9 7 16 + 8 2 10 i, ये हो गया इसका योगफल। यदि आपको इसका अंतर भी पूछेगा यानी घटाव पूछेगा, सेम प्रोसेस करना है। गुना पूछेगा, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसी में आपको z1 - z2 पूछ दे, सवाल यही है, z1 - z2 पूछ दे, तब पहला वाला को पहला वाला में से, देखिए यहां पर वास्तविक वाला को वास्तविक वाला में से और काल्पनिक वाला को काल्पनिक वाला में से घटाना है। 9 में से 7 घट गया तो 2 माइनस आप पहले घटा लीजिए, तो 8 में से 2 घट गया 6, यानी हो जाएगा +6i। ठीक है, यहां पर कैप नहीं लगाना है, ये वेक्टर वाला याद आ जाता है हमको। ठीक है, इसलिए i कैप नहीं होगा। ये हो गया आपका z1 - z2 का मान, z1 - z2 का मान। अब बात करते हैं कि यदि इसको गुना करने के लिए आपको कह दिया जाए तो क्या करेंगे। देखिएगा, पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं,
फिर इसका ट्रिक भी आपको दे देंगे ताकि आप आसानी से गुना कर पाइएगा। जैसे Z1 इंटू Z2, तो ऐसा नहीं कि 9 सत्ते 63 प्लस 8 दूनी 16, ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है समझिएगा। पहले आप जैसे गुना करते हैं गुना कीजिए, 9 प्लस 8i और यहां इंटू में लिखना है 7 प्लस 2i। गुना जैसे हम लोग करते हैं एक्स वाई को वैसे ही गुना करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर, देखिए 9 सत्ते 63 ऐसे गुना करते हैं ना, 9 को बाहर रखेंगे 7 प्लस 2i, अब प्लस फिर आप 8i को बाहर रखेंगे, ये हो जाएगा 7 प्लस 2i। जैसे गुना करते हैं बहुपद वाला सेम गुना करेंगे। 9 सत्ते 63 प्लस 8 दूनी 9 दूनी 18 i प्लस कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 i, अब प्लस हो जाएगा आपका 8 दूनी 16i स्क्वायर। सब में कैप लिखा रहा है, भारी गड़बड़ है। 8 दूनी 16i स्क्वायर, देखिएगा 6 प्लस ये दोनों i वाला है तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 56 8 64 और 10 74 i, और यहां हो जाएगा प्लस 16i स्क्वायर का मान अभी आप लोग जस्ट देखे हैं -1 के बराबर होता है। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां देखिए गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6 प्लस 74i -16 घट के हो जाएगा आपका -10 प्लस 74i। ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन जब आप देखिए यहां हो जाएगा आपका 9 सत्ते 63, फिर 9 दूना 18i, 8 सत्ते 56i और फिर 8 दूना 16i स्क्वायर। इसके बाद 63 और ये हो जाएगा 56 और 18 को यदि आप जोड़ते हैं तो 74 के बराबर होगा। 16 ज्यों का त्यों i स्क्वायर का मान -1 के बराबर और प्लस माइनस माइनस, यानी हो जाएगा यहां पर 63 और इसमें से 16 घट जाएगा। तो जब 63 में से 16 घटाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, 63 में से 16 घट जाएगा यानी 13 में से 6 घट गया तो हो जाएगा आपका 7, और ये बच गया आपका 5 और 5 में से 1 घट गया तो 4। ठीक है, ये हो जाएगा 47 प्लस 74i, 47 प्लस 74i। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। चलिए अब ध्यान देते हैं कि आपको सवाल यहां दे दिया जाए, दो ऐसे समिश्र संख्या दे दिया जाए और आपको कहे कि इसका गुणनफल निकालना है, तो अब आपको इस मेथड का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे गलती नहीं है, काटने का मतलब कि इस मेथड का प्रयोग नहीं करना है। तो मान कैसे निकालना है, Z1 इंटू Z2। देखिएगा यहां इत्मीनान से देखिएगा, पहले दोनों को गुना करेंगे फिर ये दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, तो 7 या 21 और 5 तिहाई 15, यदि दोनों में प्लस प्लस है जो चिन्ह आएगा उसका उल्टा कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां आया आपका प्लस 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 और 5 तिहाई 15, तब प्लस 15 ना लिख के लिखेंगे -15। 7 या 21 -5 तिहाई 15। ठीक है, इसके बाद एकदम ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, तो करना है ये दोनों का क्रिया। ठीक ना, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना। 3 तिहाई 9 प्लस प्लस है ना, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तब प्लस 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 3 तिहाई 9, यहां लिखेंगे 9 और फिर 7 पचे 35, तब प्लस 35। ठीक है, दोनों को जोड़ के आई जरूर लिखेंगे, यहां पर प्लस का चिन्ह। कितना हो गया देखिए, 21 में से 15 घट गया तो 6 प्लस 35 9 कितना हो गया, 35 और 9 44, तो 44i। ठीक है, आपको यह काम करना है आसानी से। एक बार और देख लीजिएगा ठीक से, एक बार और देखिएगा। सबसे पहला काम क्या करना है, ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना। जैसे जो रहेगा चिन्ह के साथ गुना कीजिएगा, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तब प्लस 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 7 या 21। अब इसका गुना कीजिए, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, तो प्लस 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 और 5 तिहाई 15, चिन्ह उलट देना है। यदि प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, चिन्ह उल्टा कर देना है। तो 21 - 15 प्लस यहां हमेशा लिखना है आपको। इसके बाद
अब चिन्ह के साथ गुना कीजिए, क्रॉस क्रॉस, ऐसे दोनों को क्रॉस क्रॉस, 3 तिहाई 9, 7 पचे 35, सब में प्लस था इसलिए प्लस लिखे, तो 35 9 44, यानी 6 + 44 आई। किसी को दिक्कत समझ में आ गया आसानी से? ठीक है, क्रिया कर लीजिएगा। तो एक बार आपको बनाना है इस सवाल का आंसर। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं एक सवाल, Z1 बराबर 7 + 9i, और ये हो जाएगा आपका Z2 बराबर 9 - 3i। ठीक है, जल्दी से बनाइए इसका आंसर। करना क्या है आपको बता दिए हैं कि जब Z1 और Z2 को गुना करना हो, क्या करना है, पहले ये दोनों को गुना, फिर ये दोनों को गुना चिन्ह के साथ। ठीक है, तो यहां दोनों का प्लस प्लस है तो 9 × 7 = 63। यहां देखिएगा ये आपका प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो हम आपको बोले हैं ना कि चिन्ह बदल देना है, तो प्लस माइनस माइनस आ रहा है माइनस, लेकिन हम लिखेंगे क्या, प्लस। ठीक है, 9 तिया 27, ये हो गया आपका। इसके बाद यहां लिखना है प्लस, अब गुना कीजिए, ध्यान से देखिएगा इधर, एकदम इत्मीनान से गुना कीजिए, 7 या 21 तो -21, -21 अब प्लस, क्योंकि दोनों प्लस है ना, 9 × 9 = 81, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -21 + 81, आई तो हमेशा लिखना है आपको, तो हो जाएगा 63, यानी 7 3 10 के 0 हासिल, 1 6 और 2 8 1 9, 90 प्लस 81 में से 21 घट गया तो हो गया 60 आई। ठीक है, तो ये हो गया आपका Z1 × Z2 का मान। ठीक है, तो आज हम लोग ये चीज सीखे हैं, तो इस पर आप लोगों को कुछ सवाल मिलेगा बनाने के लिए, जो सवाल आपको यहां दिखेगा, इस सवाल का आंसर बनाकर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करके इस सवाल का आंसर बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज की कार्यवाही को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।